हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर एनसीईआरटी क्लास 12th। ठीक है, इस बुक को हमने जैसे पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है चैप्टर 1 के साथ, दैट इज ऑन पॉपुलेशन। और उस चैप्टर 1 के उस पार्ट 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी, हमने बेसिक्स थोड़ा सा देखा अबाउट द पॉपुलेशन, थोड़ा सा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को समझा इंडिया में कैसा है, और हमने ये भी चीज़ समझी अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। और हमने दो टाइप की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो समझी थी, दैट वाज योर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, वो मैंने कंसेप्ट आपको बड़ा अच्छे से समझाया था कि उन दोनों तरीके की जो डेंसिटीज है उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से सभी से, कि जो लोग भी कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट सभी लोगों को करना है। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि एक क्लासरूम कल्चर हम लोग यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और हम जो है एक क्लासरूम के तौर पर पढ़ें। ठीक है, उसके लिए आप लोग अपनी प्रेजेंस यहाँ पर जरूर दिखाएंगे। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि सिर्फ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अपनी प्रेजेंस जो है वो जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के। ठीक है, जिन लोगों को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो तो कमेंट करेंगे ही, उनके लिए तो मैंडेटरी है। और बाकी जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो भी कमेंट करें, ताकि हम लोगों को ये पता लग सके कि आप हमारे जो है वो रेगुलर व्यूअर्स हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि हमारी तरफ से जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, उनके नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो और आप भी हमारे एक रेगुलर व्यूअर जो है वो जल्द से जल्द बन जाए। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, यहां से स्टार्ट करना है हमें आज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, देखिए ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई साल है, जैसे 2010 और 2011। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में 2010 में कितने लोग रह रहे थे और 2011 में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो जो चेंज होगा दैट इज नोन एज ग्रोथ। ठीक है, अब वो पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, और इस रेट को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या है देखिए, एक है नेचुरल और दूसरा है इंड्यूस्ड। नेचुरल का मतलब क्या है कि नेचुरल को हम कब देखते हैं, देखिए बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। ठीक है, और इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स का मतलब है दे आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। ठीक है, हाउएवर इन दिस द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि किसी भी रीजन में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ने और घटने का क्या तरीका है। बढ़ने का तरीका क्या है कि या तो यहां पर लोगों का बर्थ हो रहा है, ठीक है, तो बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर रीजन में लोगों की डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। ये तो हो गया नेचुरल ग्रोथ है। ठीक है, इंड्यूस्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि दो फैक्टर्स को और जोड़ते हैं, दैट इज योर इनवर्ड मूवमेंट विच इज नोन एज इन माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन में अभी हम इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहां पर समझ के चलिए कि इनवर्ड मूवमेंट का मतलब है इन माइग्रेशन, मतलब जब बाहर से लोग इसमें आ रहे हैं इस रीजन में। ठीक है, दैट इज योर इन माइग्रेशन। तो इस इन माइग्रेशन की वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन रीजन की जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा होता है आउट माइग्रेशन, मतलब इस रीजन से अगर लोग कोई बाहर जा रहे हैं, दैट इज योर आउट माइग्रेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो आउट माइग्रेशन से पॉपुलेशन कम हो जाएगी उस रीजन की। ठीक है, तो ये बेसिकली इंड्यूस्ड मेथड्स में आते हैं, और ये वाले जो है दैट इज योर डेथ, क्रूड डेथ और क्रूड बर्थ रेट जो है ये आपके नेचुरल में आते हैं। तो यहां पर ये लिखा गया है कि इस बुक में हम लोग सिर्फ जो है वो, मतलब इस चैप्टर में हम केवल नेचुरल वाले को कंसिडर करेंगे, यानी कि बर्थ और डेथ को। ठीक है, जो इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन का केस है ये कंसिडर अभी हम यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही हमने सब जो अपना फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी सॉरी, वहां पर हमने ये चीजें बड़े अच्छे से कवर की हुई थी। ठीक है, उसमें पूरा फॉर्मूला वगैरह भी है, वो सब भी दिया हुआ है, और वो आप लोगों के क्लास की ही बुक है, क्लास 12th की ही। तो आप लोगों को अगर उसको अच्छे से डिटेल में और पढ़ना है तो वहां पर जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया देखिए, द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द टाइम। यानी कि जो डिकेडल, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक डिकेड में, एक दशक में जो यहाँ का ग्रोथ रेट है इंडिया का,
और जो एनुअल यानी कि जो सालाना ग्रोथ रेट है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है। और दूसरी चीज ये है कि वो समय के साथ साथ बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है, उसमें स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या दिया गया है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.64% है, ठीक है, 1.64% है। यहां पर नीचे देखिए एक बॉक्स में एक टर्म दिया गया है, पहले इसको समझिए फिर आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा। वो ये है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। यानी कि किसी भी देश की पॉपुलेशन का या किसी भी रीजन की पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा और किस रेट पे, जो उसका आज का प्रेजेंट ग्रोथ रेट है उस पे, ठीक है। तो इंडिया के बारे में जैसे दिया गया है कि 2011 के सेंसस के आधार पर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 1.64% एनुअल, ठीक है। तो सवाल आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि इस रेट के आधार पर, ठीक है, इस रेट के आधार पर आप ये बताइए कि इंडिया का पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कितना है, या फिर आप ये कहिए कि 2011 में इंडिया की जितनी पॉपुलेशन थी वो कितने सालों के बाद डबल हो जाएगी, ठीक है, बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जिन लोगों को मैं आपको यहां पर एक हिंट दे देता हूं इसी के रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर हिंट ले लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं, बस इतनी हिंट मेरी तरफ से है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज कीजिए और मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि 1.64% के हिसाब से जो इंडिया का ग्रोथ रेट है 2011 के सेंसस पे, उसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितने सालों के बाद डबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे देखते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर लास्ट 1 सेंचुरी, पिछले एक शताब्दी में, ठीक है, हैज बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट and death rate and rate of migration and thereby shows different trends, ठीक है। There are 4 different phases of growth identified within this period, यानी कि पिछले शताब्दी में मतलब हम बात करेंगे 1901 से आगे को, ठीक है, वो अभी हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, आपको वैल्यूज दिखाई गई है कि 1901, 1911 हर साल के जो 10 साल में सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसके आधार पर पॉपुलेशन दिखाई गई है और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर जो चेंज है, जो ग्रोथ हो रही है वो दिखाया गया है और परसेंटेज ग्रोथ जो है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। और फॉर्मूले यहाँ पर बताया गया है कि ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट मतलब परसेंटेज के टर्म्स में दैट इज P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू 100, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर है P1, P2 है पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, ठीक है। उसके हिसाब से ये फॉर्मूला जो है यूज करके सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि जो ये वाला सेशन था 2000, ये वाला 1961 से 1971 वाला, यहां पर आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, 24%, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ज्यादा है। और अभी की अगर हम बात करें 2001 से 2011 में, तो थोड़ा सा यहां पर डाउनफॉल आया है 17.64, ठीक है। इसके हिसाब से यहां पर जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइम पर यहां पर ऐसा हुआ है, देखिए 1911 से 1921 में जब ये नेगेटिव है, ठीक है, बाकी हर टाइम पे ये पॉजिटिव है, ये भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो 4 फेजेस की बात की गई है, यहां पर एक मैप दिया गया है, इसमें आपको ग्रोथ रेट, रीजन वाइज ग्रोथ रेट दिया गया है, ठीक है। जहां पर 25 से ज्यादा है, 20 से 25 है, 15 से 20 है, 10 से 15 है और लेस देन 10 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रीजन जिस तरीके से दिए गए हैं, जो डार्केस्ट रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे जो कलर्ड रीजन जो लाइट होता जा रहा है कलर, उसके हिसाब से इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ रेट है वो उस रीजन का उतना ही कम है, ठीक है। ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम फेजेस की बात करते हैं। पहला फेज देखते हैं क्या है। देखिए 1901 से शुरुआत करेंगे, पहला फेज बनता है 1901 से 1921 का, ठीक है। इस फेज को बोला जाता है, दिस इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। क्यों? सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम था, ठीक है। और हमने बताया आपको, देखिए 1911 से 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट भी है, मैंने आपको पीछे दिखाया ये चीज टेबल पे, ठीक है। और ऐसा क्यों था, देखिए कि बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, बर्थ रेट भी ज्यादा थे और डेथ रेट भी ज्यादा थे, ठीक है। अब क्यों ज्यादा थे ये भी देखिए, तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ कि कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों ज्यादा थे, देखिए डेथ रेट ज्यादा इसलिए थे क्योंकि पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज थी, ठीक है, लोगों के बीच में लिटरेसी नहीं थी, इलिटरेसी थी, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज जो था, दे वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स इन दिस पीरियड,
ठीक है। तो लोगों को बेसिकली क्या था कि जागरूकता नहीं थी आप कह सकते हैं, और जो बीमारियां फैल रही थी, ठीक है, जो बीमारियां फैल रही थी उसके लिए कुछ अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो डेथ रेट ज़्यादा थी। ऊपर से लोगों में जागरूकता नहीं थी, इलिटरेसी थी, तो उस वजह से क्या था कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल कह सकते हैं कि ग्रोथ थी या जो राइज था वो पॉपुलेशन का बहुत कम था। ठीक है। इसके बाद जो अगला फेज आता है दैट इज 1921, 1921 से लेकर 1951, 1921 टू 1951। इसमें क्या है देखिए, रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहां से पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी है, ऊपर वाले में आप नोट डाउन कीजिएगा वो क्या है। ठीक है, ये है स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज। यहां पर मतलब जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम बढ़ रही थी कह सकते हैं आप, और ये वाला जो है यहां पर पॉपुलेशन अब बढ़ रही है। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ है ये। ठीक, यहां पर क्या होगा देखिए, an overall improvement in health and sanitation throughout the country brought down the mortality rate। अब यहां पर क्या हुआ है कि देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, ये इंप्रूव करी हैं। तो इनकी वजह से क्या हुआ है कि जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। ठीक है, और साथ ही बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे क्या हुआ है कि जो क्रूड बर्थ रेट है, ठीक है, मतलब ये चीज तो हुई है, और एक चीज ये भी थी कि जो क्रूड बर्थ रेट था वो अभी भी हाई था। ये ध्यान रखना है कि बर्थ रेट अभी कम नहीं हुआ है। ठीक है, बर्थ रेट कम नहीं हुआ है, डेथ रेट थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो ग्रोथ रेट है वो हायर है देन द प्रीवियस फेज। ठीक है, दिस इज इंप्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड द वर्ल्ड वॉर 2। ये सारे के सारे फेज मतलब इस समय के दौरान ये घटनाएं हुई थी। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बर्थ रेट था वो स्टेडी था इंडिया का, और वो क्यों था यहां पर आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इन फेजेस में आपको ये याद रखना है कि रीजन क्या था। जैसे पहले वाले में लिखा गया है कि जो बर्थ रेट जो ग्रोथ है वो स्टेगनेट थी। ठीक है, स्टेगनेंट थी वो क्यों थी, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट जो थे वो दोनों ही हाई थे। तो और आपको ये पता होना चाहिए कि डेथ रेट क्यों हाई था और बर्थ रेट क्यों हाई था। सिमिलरली अगर हम सेकंड फेज की बात करें 1921 टू 1951 वाले में, उसमें हमने बात करा कि जो फेज है दैट इज योर स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का ये फेज है। यहां पर क्या था कि डेथ रेट कम हो गया है और बर्थ रेट जो है वो अभी ज्यादा ही है। बर्थ रेट क्यों ज्यादा है वो यहां पर दिया गया है। बर्थ रेट तो बेसिकली ज्यादा आप कह सकते हैं कि वही जो पिछले केसेस थे कि इलिटरेसी थी, लोगों में जो जागरूकता नहीं थी, उन सब चीजों की वजह से। और जो डेथ रेट है उसके कम होने के पीछे कारण क्या था कि हेल्थ फैसिलिटी सुधरी थी, हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटी सुधर गई थी। ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप हो गए थे। तो इस वजह से क्या था कि डेथ रेट कम हो गया था। तो ये बेसिकली इन फेजेस में आपको यही चीज नोट डाउन करनी है कि फेज कब से कब तक है। ठीक, और फेज कब से कब तक है ये नोट डाउन करना है, और ये नोट डाउन करना है कि उसमें किस तरीके की ग्रोथ थी, स्टैग्नेशन था या फिर स्टेडी ग्रोथ था। ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा था, बर्थ रेट कम था, डेथ रेट ज्यादा था, डेथ रेट कम था, और क्यों था। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन करके चलेंगे, क्योंकि ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे इन वीडियोस को लेकर ये बोला था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं कि किस तरीके से उसको नोट्स में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वो मैं इसलिए यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपको नोट्स में बनाते टाइम किस तरीके से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो फेज है दैट इज 1951 टू 1981। इसमें क्या है, दिस इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब यहां पर क्या है कि पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी। ठीक है, which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country। तो देख सकते हैं कि जो बर्थ रेट है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो एकदम से कम हो चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो एकदम से एक्सप्लोड करेगी, एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पर द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो एज हाई एज 2.2%। ठीक है, अभी की हमने बात की थी पीछे 2011 के हिसाब से कितना था 1.64%। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एनुअल जो था वो 2.2% तक पहुंच चुका था। ठीक है, तो इट इज इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप एंश्योरिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल एट लार्ज। तो ये चीजें हुई थी कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहां पर शुरू हुई थी, क्योंकि देश आजाद हुआ था तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहां पर शुरू हुई थी, सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस थी। ठीक है, इकोनॉमीज ग्रो करनी शुरू करी थी, और उससे क्या हुआ था कि लोगों का जो लिविंग कंडीशन था वो इंप्रूव किया था। ठीक है, इसकी वजह से क्या है देखिए, कंसिक्वेंटली देयर वाज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट। ठीक है, बिसाइड्स इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये भी एक मेजर रीजन है इस समय का, इस समय में पॉपुलेशन के बढ़ने का। क्या, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, लोगों को बाहर से लेके आया जा रहा था, ब्रिंगिंग इन तिब्बतन्स
बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इन माइग्रेशन का केस होता है, यानी कि जब किसी भी रीजन में या किसी भी देश में लोगों को बाहर से लेके आया जाता है तो उससे भी उस रीजन की या कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो जब इन लोगों को बाहर से लेके आया गया तो यहां पर उनकी वजह से भी जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट फेज की, दैट इज 1981 से लेकर जो अभी चल रहा है उसमें टिल प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि अभी के हिसाब से जो 2011 में हमने देखा है 17.64% डिकेडल ग्रोथ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो अभी ज्यादा है, मतलब बहुत कम नहीं हुई है, लेकिन उसमें जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो स्लो करने लगी है। ठीक है, द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहां पर देखिए, अभी तक हमने तीनों फेजों में देखा था कि जो बर्थ रेट है वो कम नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर अब बेसिकली क्या है कि बर्थ रेट जो है वो कम हो गया है, जो क्रूड बर्थ रेट है वो कम हुआ है। क्यों, और ये क्यों कम हुआ है, देखिए, दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। तो इन सब चीजों की वजह से बेसिकली क्या है कि लोगों के बीच में जागरूकता आई है। ठीक है, लोग एजुकेटेड ज्यादा हुए हैं, मीन एज एट मैरिज जो है स्पेशली विमेन वगैरह की, वो चीजें जो है बढ़ी है, इंप्रूव करी है। तो उसकी वजह से क्या है कि अब ये जो पॉपुलेशन का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो क्रूड बर्थ रेट है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, और उसकी वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन बढ़ अभी भी रही है, लेकिन जो उसका रेट है वो कम हुआ है सिर्फ। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि पॉपुलेशन कम होने लगी है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जिस स्पीड से या जिस रफ्तार से वो बढ़ रही थी वो थोड़ा सा कम हो गई है। ठीक है, देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज however is still high in the country, and it has been projected by World Development Report that population of India will touch 1350 million by 2025। यानी कि ये एक अनुमान लगाया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है कि 2025 तक भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1350 मिलियन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आगे क्या दिया गया है, देखिए, द एनालिसिस डन सो फार शोज द एवरेज ग्रोथ रेट, but the country also has wide variation in growth rate from one area to another which is discussed below। यानी कि अभी तो हमने जो बात करी वो ओवरऑल कंट्री की थी। ठीक है, कि पूरे के पूरे कंट्री में किस तरीके से मतलब बर्थ रेट था, डेथ रेट था, पॉपुलेशन ज्यादा थी, कम थी। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह है वो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर क्या है कि जो ग्रोथ रेट में वेरिएशंस है वो वन रीजन से दूसरे रीजन में या एक एरिया से दूसरे एरिया में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो हमें यहां पर नीचे पढ़ेंगे। अब देखिए, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रीजन वाइज वेरी करती है। ठीक, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001 इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शोज वेरी ऑब्वियस पैटर्न। देखिए, कौन सी स्टेट्स हैं, द स्टेट्स लाइक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एंड गोवा shows a low rate of growth not exceeding 20% over the decade। इन स्टेट्स में क्या है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ का रेट है वो 20% से कम है ओवर द डिकेड, यानी कि पूरे के पूरे दशक में अगर हम बात करें तो। ठीक है, और केरला में अगर हम इसमें बात करें तो सबसे कम है, लोएस्ट ग्रोथ रेट, दैट इज 9.4%। नॉट ओनली इन दिस ग्रुप, यानी कि ये जो स्टेट्स यहां पर दी गई है सिर्फ इनमें ही सबसे लोएस्ट नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे अगर कंट्री में भी हम बात करें तो केरला का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है, दैट इज 9.4%। अब आप इसको रिलेट एक चीज से करके देखिए, आपको अगर केरला के बारे में एक चीज पता है कि केरला में देश की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये कि लिटरेसी रेट ऑफ केरल स्टेट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि अगर लिटरेसी वगैरह अच्छी है, ठीक है, लोग अगर साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक तरीके से कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये यहां पर चीज जो है वो बिल्कुल साफ इन डेटा पॉइंट से दिख रही है। ठीक है, आगे देखिए, द कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन द सदर्न स्टेट्स। ठीक है, इट इज इन दिस बेल्ट कंप्राइजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। द ग्रोथ रेट इन दी एवरेज रिमेन 20 to 25%, यानी कि इन रीजन में थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न और नॉर्थ सेंट्रल की जो स्टेट्स है वहां पर। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 2001 से 2011 में द ग्रोथ रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट
ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड अ लो फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, यानी कि 1991 और 2001 के बीच का कंपैरिजन अगर करें और 2001 से 2011 का अगर कंपैरिजन करें तो 2001 से 2011 वाले में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, हैव ऑल फॉलन ड्यूरिंग दिस, यानी कि इस पीरियड में इन सारे के सारे स्टेट्स का जो कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स है वहां पर भी क्या हुआ है, पॉपुलेशन कम हुई है, ठीक है, कंपेयर टू 1991 एंड 2001। और जो फॉल हुआ है वो सबसे कम कहां है, आंध्र प्रदेश में, दैट इज 3.5%, और हाईएस्ट सबसे ज्यादा कम कहां पर हुआ है, दैट इज महाराष्ट्र 6.7%, ठीक है। तमिलनाडु 3.9%, पुडुचेरी 7.1% हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज, यहां पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये ऊपर की जो वैल्यूज दी गई है यहां पर डिक्रीज हुआ है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ओवर द प्रीवियस डिकेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। An important aspect of population growth in India is the growth of its adolescents. Adolescents क्या होते हैं, देखिए, at present the share of adolescents that is up to the age group of 10 to 19, यानी कि 10 से 19 साल के जो होते हैं उसका जो अभी प्रेजेंट में आप कह सकते हैं कि शेयर है पूरी की पूरी पॉपुलेशन में, वो कितना है, 20.9, यानी कि 20.9% है। अमंग विच जो मेल एडोलेसेंट है वो 52.7% है और फीमेल एडोलेसेंट जो है वो 47.3% है, ठीक है। आप में से भी कुछ लोग हो सकता है कि इस एज ग्रुप में आते हो, ठीक है, जो हमारे 11-12 के बच्चे हैं वो हो सकता है वो इसी ग्रुप में होंगे ऑलमोस्ट, ऑब्वियस सी बात है, 17-18 ईयर्स के होते हैं वो लोग, ठीक है। द एडोलेसेंट पॉपुलेशन दो रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल्स बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वल्नरेबल इफ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज्ड प्रॉपर। ये थोड़ा सा चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा गंभीर यहाँ पर बातें की गई हैं कि जो हमारी जो यूथफुल पॉपुलेशन है, यानी कि जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, उनके पास काफी हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, आप लोगों के पास भी काफी हाई पोटेंशियल है, लेकिन सेम टाइम पर दे आर क्वाइट वल्नरेबल, वो काफी वल्नरेबल भी है अगर उनको ठीक तरीके से गाइड और उनकी जो एनर्जी वगैरह है, जो उनका डायरेक्शन वगैरह है, उसको ठीक तरीके से चैनलाइज अगर नहीं किया जाता है तो, ठीक है। देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी एज फार एज दीज एडोलेसेंट्स आर कंसर्न। क्या है, देखिए, सम ऑफ विच आर लोअर एज एट मैरिज, इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स, स्कूल छोड़ देना, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माल न्यूट्रिशन वगैरह से शिकार हो जाते हैं, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, ठीक है, जो छोटी उम्र में कहीं कहीं पर ऐसा होता है, अब तो खैर कम हो गया है, पहले से ऐसा होता था कि छोटी उम्र में जो लड़कियां बेसिकली माँ बन जाती थी, उनकी एज में काफी प्रॉब्लम, मतलब उनकी जो हेल्थ में काफी प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से उनकी बहुत बार डेथ भी होती थी, ठीक है। इसके बाद हाई रेट्स ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस, HIV और एड्स इन्फेक्शंस भी बढ़ता है, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डेडनेस, ठीक है, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी बेसिकली कुछ कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि डिप्रेशन वगैरह में लोग चले जाते हैं, ठीक है। ड्रग एब्यूज भी है, एल्कोहलिज्म भी है, जुवेनाइल डेलिंक्वेसी भी है। जुवेनाइल डेलिंक्वेसी का मतलब होता है कि जो माइनर कुछ क्राइम्स वगैरह करते हैं, जो जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है, जुवेनाइल्स मतलब जो वही 18 साल से कम उम्र के होते हैं वो, ठीक है, और कुछ कमिटेंस ऑफ क्राइम्स। तो ये सारे के सारे कुछ मेजर इश्यूज हैं जिसमें जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो कभी कभी अगर उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाए, ठीक है, तो वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर उनको इस चीज़ों से बाहर निकालना, दैट इज बेसिकली वो अपने आप में एक पूरे सोसाइटी के लिए, एक फैमिली के लिए, एक समाज के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों में से भी मैं थोड़ा सा मतलब आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को भी, मुझे पता है कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारा जो एज ग्रुप है वो इस एज ग्रुप में आता है, ठीक है, 17, 18, 19 ईयर्स के आप लोग होंगे जो हमारे 11-12 के स्टूडेंट्स हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से मैं ये चीज़ कभी कहूँगा कि कभी भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की तकलीफ हो, मतलब कभी भी आपको कोई परेशानी फील हो रही है, आप किसी से अगर बात नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर खुल के, ठीक है, अपने घर में आप बात नहीं कर सकते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग से आप बात नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें अपना साथी मानिएगा, हमें अपना एक गाइड मानिएगा और अपनी बात जो है वो हमसे ज़रूर कहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर कोई गलत बात जाने, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई गलत धारणा बने और फिर उसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चलें और आप
जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं वो भी हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को पता भी है कि आप उन लोगों में फंसें और गलत रास्तों में निकल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक गाइड होने के नाते मेरा ये थोड़ा सा फर्ज बनता है आप लोगों से मैं ये चीज़ बोलूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत फील होती है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि आप हमें जानते नहीं हैं या हम आपको नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब इतने टाइम से हम लोग साथ हैं, एक दूसरे के सामने नहीं है भले ही, लेकिन फिर भी आप लोग रोज़ मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं आप लोगों के रोज़ कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा रिलेशन जरूर बन चुका है कि अब आप मुझसे कोई भी बात जो है वो अपनी कह सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो मुझे एक गाइड के तौर पर समझिएगा और अपनी जो भी बात आप कहना चाहें वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसी को रोकने के लिए, बेसिकली इन सारी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए या इनसे पार पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हैज अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसीज टू इम्पार्ट proper education to the adolescent groups so that their talents are better channelized and properly utilized. ठीक है, क्या पॉलिसीज है देखिए, the national youth policy is one example which has been designed to look into the overall development of our large youth and adolescent population. ठीक है, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 launched in February 2014 proposes a holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of nations. तो ये सारी चीजें बेसिकली इस नेशनल यूथ पॉलिसी का एक हिस्सा है, इस प्रोग्राम का मिशन है। तो NYP 2014 हैज डिफाइंड यूथ एज पर्संस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। तो इस जो पॉलिसी है इसके तहत यूथ, जैसे एडोलेसेंट यहां पर लिखा गया था कि 10 से 19 साल है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत जो यूथ है वो आपका लिया गया है 15 से 29 साल तक का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री। कि जितनी भी स्किल एक्टिविटीज जो है जो कंट्रीज में चल रही हैं उनके लिए एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क बनाया गया है। वो क्या है, दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंड टू अलाइंग दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक स्किलिंग एट विद डिमांड सेंटर्स। कि जहां पर डिमांड है वहां पर स्किल को प्रोवाइड किया जाए, उन चीजों को लिंक करने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो की गई है। ठीक है, अब इस ऊपर के डिस्कशन से हमें क्या पता लगता है, देखिए, इट अपीयर्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वाइडली वेरिएंट ओवर स्पेस एंड टाइम इन द कंट्री एंड ऑल्सो हाईलाइट्स वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहां से समझ में आती है कि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ है, वो स्पेस, यानी कि आप देख सकते हैं कि कंट्री में भी हर जगह सेम नहीं है, पहली चीज, और टाइम में भी सेम नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि पास्ट से लेकर अभी तक जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा एक जैसा ही रहा है, ऐसा तो है नहीं, ये भी हमने देखा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने समझी है। ठीक है, कि अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट होगा तो क्या होगा, ठीक है, उससे भी क्या होगा कि रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, तो वो चीजें भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, however, in order to have a better insight into the growth pattern of population, it is also necessary to look into the social composition of population. अब हमें social composition of population को समझना है। ठीक है, वो क्या है, देखिए, population composition हम इसको समझते हैं। Population composition is a distinct field of study within population geography with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status, literacy and education, occupational characteristics, etc. ठीक है, इन सारी चीजों का बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टडी है। ठीक है, और उसके हिसाब से इनको अलग अलग करके रखा गया है। जैसे देखिए, इन दिस सेक्शन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन विल बी डिस्कस्ड। हम बात करेंगे रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, बात करेंगे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बेस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम रूरल अर्बन वाला कंपोजिशन देखेंगे, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए रूरल अर्बन कंपोजिशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखिए, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक
करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लिखा गया है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ से यहां पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट हो सकता है कि प्लेस ऑफ बर्थ का क्या रोल है, प्लेस ऑफ बर्थ का कोई रोल नहीं है, जहां पर आप रह रहे हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है उसका रोल है, ठीक है। दिस बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री वेयर अबाउट 68.8% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि 68.8% जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का, वो गांवों में रहती है, विलेज में रहती है, एज पर 2011 यानी कि 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पर, ठीक है। आगे क्या दिया गया है देखिए इसमें कि डू यू नो दैट इंडिया हैज 640,867 विलेजेस, इतने सारे विलेजेस हैं 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर, जिसमें से जो 93.2% विलेजेस हैं वो इनहेबिटेड है, यानी कि जिसमें लोग जो है वो रहते हैं, ठीक है। However, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. तो यानी कि ऐसा भी नहीं है कि देश में जो रूरल पॉपुलेशन है या जो रूरल जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा नहीं है। देखिए बिहार और सिक्किम है, यहां पर क्या है कि पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। गोवा और हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन विलेजेस, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कम है, गोवा और महाराष्ट्र में कम है, बिहार और सिक्किम में क्या है, ज्यादा है। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हैव स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, एक्सेप्ट दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली में थोड़ा सा ज्यादा है 53.38%, बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर जो रूरल पॉपुलेशन है वो काफी कम है, ठीक है। जो साइज ऑफ विलेज है वो भी वेरी करता है, ठीक है। हिल स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो वहां पर जो साइज है वो कितना है, 200 लोगों का, 200%, ठीक है। और अगर हम वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ के एरिया में बात करते हैं तो वहां पर 17,000 लोग हैं, 17,000 पर्सन इन द स्टेट्स ऑफ केरला, ठीक है, एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। नहीं, ये वाला एक मिनट, यहां पर देखिए जो ये 200 दिया गया है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ के लिए है, ठीक है। और 17,000 जो दिया गया है वो आपका है महाराष्ट्र केरल के लिए, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, a thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India reveals that at both intra-state यानी कि within the state and interstate levels the relative degree of urbanization and extent of rural-urban migration regulate the concentration of rural population, ठीक है। इससे क्या है कि rural population जो है वो regulate होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, you have noted that contrary to rural population जो proportion of urban population है दैट इज 31.16%, ये काफी कम है, ठीक है। बट इट इज शोइंग अ मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड्स, लेकिन ये फिर भी क्या है कि यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। दिस ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेलरेटेड ड्यू टू इनहैंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशंस। क्योंकि ग्रोथ रेट देखिए, ग्रोथ रेट बढ़ेगा कैसे, दो तरीके हैं, फिर से आप अब तक समझ गए होंगे वैसे कि ग्रोथ रेट दो तरीके से बढ़ सकता है। पहला तो यह है कि अगर बर्थ रेट ज्यादा है तब आपका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। दूसरा यह है कि अगर डेथ रेट कम है, ग्रोथ रेट अगर नॉर्मल चल रहा है, मतलब बर्थ रेट नॉर्मल चल रहा है और डेथ रेट जो है वो काफी कम है, तब भी आपका जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप जैसे अर्बन पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं कि वहां पर आपको पता है कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, ठीक है, और आपकी हाइजेनिक कंडीशंस अच्छी होती हैं, वहाँ के लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जनरली क्या है कि बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन डेथ रेट काफ़ी कम होता है। तो इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है अर्बन पॉपुलेशन का वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू एज इन दिस केस ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैज़ अ वाइड वेरिएशन थ्रू आउट द कंट्री। तो अर्बन पॉपुलेशन का भी क्या है कि जिस तरीके से टोटल पॉपुलेशन है उसी तरीके से अर्बन पॉपुलेशन भी जो है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है। अपेंडिक्स 4 में ये चीज दी गई है, चाहे तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज हाउएवर नोटिस्ड दैट इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में अगर देखा जाए तो वो बड़ी है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स बोथ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एन इंक्रीज रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक तो ये बात तो सही है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो वहां की क्या हुई है, बेटर हुई है, डेवलप हुई है। जैसे मैं आपको बताया कि हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह हैं, वो सब बेटर हुई हैं।
बाकी जो एक मेजर कंसर्न है अर्बन माइग्रेशन या अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने का, वो है रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि गांव से जो लोग हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काफी सारे लोग जो है वो शहरों की तरफ को आते हैं, ये आपको पता है। तो इस वजह से क्या है कि शहरों की जो पॉपुलेशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आगे दिया गया है द रूरल अर्बन माइग्रेशन इज conspicuous in the case of urban areas along the main road links and railroads in the North Indian plains, the industrial area around Kolkata, Mumbai, Bangalore, Mysuru, Madurai, Coimbatore, Ahmedabad, सूरत, दिल्ली, कानपुर एंड लुधियाना, जालंधर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर रोड लिंक अच्छे हैं, ठीक है, या फिर जहां पर रेलवेज के कनेक्शन अच्छे हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि लोग जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ को ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरली स्टैग्नेंट पार्ट्स ऑफ द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अलोंग द फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड अलोंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन है वो कम है। यानी कि उन एरियाज में अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, वो भी कम हो रहा है। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या फिर जिन जगहों की कनेक्टिविटीज अच्छी है और जगहों से, वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन भी ज्यादा है, क्योंकि अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन भी जो है वो ज्यादा है। तो लोग शहरों की तरफ को आ रहे हैं, शहरों की माइग्रेशन मतलब शहरों की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और अर्बन एरियाज पे, जो अर्बन एरियाज हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उन सब पर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये भी कुल मिला के एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अर्बन एरियाज के लिए, कि जिस तरीके से अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो इसका बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि एक समाधान है कि ये चीजें ना हो, वो ये है कि जो रूरल एरियाज हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। रूरल एरियाज में फैसिलिटीज को थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर अच्छी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो वहां के लोग होंगे, उनकी सारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो उनको पैसे कमाने के साधन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के साधन चाहिए, ठीक है, खाने पीने की जो उनकी चीजों की व्यवस्था है वो है, मेडिकल फैसिलिटीज है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो सब उनको वहीं पर मिलेंगे। तो वो वहां से क्या है कि अर्बन एरियाज की तरफ को माइग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बन के रहेगा बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर आज यहीं पर रोकते हैं। जो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन से है उसको थोड़ा सा हम अगले पार्ट में लेके चलेंगे, और अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनको कोई कमेंट है, कोई मतलब कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वो जरूर नीचे कमेंट करेंगे। और बाकी और भी जिन लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी कमेंट करना जो है वो मैंडेटरी है। मैंने बताया है, एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, एक क्लासरूम टीचिंग की तरह से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब तक अभी हमारी वेबसाइट के थ्रू में जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस पर काम चल रहा है। जब तक वो नहीं बनता है, जब तक हम यूट्यूब पर क्लासेस कर रहे हैं इसी तरीके से, तब तक जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ाया जाए। आप हमारे रेगुलर व्यूअर के तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को कुछ एडिशनल बेनिफिट जो है वो भी बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्द जो है मिलने लगेंगे। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी पर भी आप कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ईमेल आईडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।